झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी जंग हर दिन रोचक होती जा रही है। कल जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं आरजेडी ने 6 प्रत्याशियों पर विश्वास जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो बीजेपी के 99 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सीएम शिंदे ने अपने गुट के 45 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं एमवीए की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सीट बंटवारे की उलझी हुई गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। कल घंटों मंथन के बाद आज एमवीए सीटों का ऐलान कर सकती है, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। अगले आधे घंटे तक हम इन्हीं चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे और आपको झारखंड और महाराष्ट्र में चल रही चुनावी गतिविधियों की जानकारी देंगे। तो महाराष्ट्र और झारखंड से जुड़ी हर एक अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। जहां एक तरफ झारखंड को लेकर जेएमएम ने पहली लिस्ट जारी की, शिंदे गुट के 45 उम्मीदवार घोषित किए गए, आरजेडी के 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। महाविकास अघाड़ी आज सीटों को लेकर ऐलान कर सकती है, इस तरह की चर्चा जोरों पर सुनने को मिल रही है। तो झारखंड चुनाव को लेकर जेएमएम की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली सूची में 35 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से लड़ेंगे चुनाव। गांडेय से कल्पना सोरेन बनाई गई है प्रत्याशी। दुमका से बसंत सोरेन फिर बनाए गए प्रत्याशी। हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन। तो झारखंड को लेकर जेएमएम की तरफ से 35 उम्मीदवारों की यह सूची जारी की गई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी सूची में शामिल किया गया है। एक संतुलित लिस्ट है, बहुत सोच समझकर मंथन करके और विचार विमर्श के उपरांत ये लिस्ट फाइनल हुआ है और मुझे लगता है सभी में जीतने की संभावना है, क्षमता है। इस बार का जो स्ट्राइक रेट रहेगा जेएमएम का 90% स्ट्राइक रेट रहेगा। मैं आपको बता दूं 90% सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, हम अपना। और गठबंधन का परिणाम को जो आप जोड़ दें तो इस बार 60 से ऊपर की संख्या रहेगी हमारे विधायकों की। तो झारखंड चुनाव में जेएमएम की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। दरअसल जेएमएम की तरफ से जारी की गई है पहली सूची। पहली सूची में 35 उम्मीदवारों के नाम को शामिल किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। बरहेट से 2014 और 2019 में सोरेन जीते थे चुनाव। तो साल 2019 में बरहेट के साथ दुमका सीट भी हेमंत सोरेन ने जीती थी। 2020 में दुमका सीट पर हुए उपचुनाव में बसंत सोरेन को जीत मिली थी। तो हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन। 2024 चुनाव में दुमका से बसंत सोरेन फिर से बनाए गए प्रत्याशी। गांडेय से कल्पना सोरेन प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें झारखंड चुनाव के लिए आरजेडी ने भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी ने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2019 में आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी चुनाव। कोडरमा से सुभाष यादव बनाए गए प्रत्याशी। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो आरजेडी की तरफ से 6 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, आरजेडी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो देखिए चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया के ब्लॉक में आरजेडी और जेएमएम की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में ये सामने निकल कर आया है, किन्हें किन्हें जगह मिली है, किनके किनके पत्ते कटे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से 6 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। विस्तार से झारखंड की राजनीति से जुड़ी अपडेट बताएं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज़्यादातर विधायकों को रिपीट किया गया है। बाकी जहां तक बात अगर आरजेडी की जाए तो आरजेडी में 6 विधायकों को टिकट दिया गया है और 6 ही सीट उनको मिली है। 7 सीटों की चर्चा हो रही थी लेकिन 6 सीट मिली है और आरजेडी 6 सीट से संतुष्ट हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये
जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, उस तरह की बात ये मानी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि अब अगर जो आपने कहा भी कि अब समय बहुत कम है, तो कुल मिलाकर मैं जोड़ पाता हूं तो 15-16 दिन का समय पहले चरण के मतदान में अब बचा है। ऐसे हालात में जेएमएम ने जिन प्रत्याशियों का चयन किया है, उन प्रत्याशियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एक सारठ से उदय शंकर सिंह, जो पहले भी आरजेडी से विधायक रह चुके हैं, वो कल शाम में ही शामिल हुए और उसके बाद उनको प्रत्याशी बनाया गया है सारठ से, जो कि रणधीर सिंह जो बीजेपी के हैं, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। वहाँ के चुनाव को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रणनीतिक तौर पर दिलचस्प बना दिया है। और जिस तरह से रणधीर सिंह की बात कही जा रही है कि क्षेत्र में जो चीजें चल रही है, उसमें उनको अब परेशानी होगी जेएमएम के इस पैतरे से या इस कदम से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी में बागियों की फौज लगातार खड़ी हो रही है। कल भी बीएल संतोष ने बैठक की और उन्होंने प्रदेश के नेताओं से कहा कि इससे संदेश अच्छा नहीं जा रहा है और जो दुखी हैं कार्यकर्ता, जो नाराज हैं कार्यकर्ता, उनको मनाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई है, प्रदेश के नेताओं को सौंपी गई है। तो एनडीए भी अपने हिसाब से कामकाज शुरू कर चुका है। और दूसरी तरफ अब जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है, उसमें भी तमाम लोगों ने अपनी सूचियां जारी कर दी है। जी और मधुकर, सूचियां जेएमएम की तरफ से जारी की गई, आरजेडी की तरफ से जारी की गई, कांग्रेस और बीजेपी ने पहले ही जारी कर दी थी। आपने जिस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, दल बदल का दौर भी देखा जा रहा है, किस तरह की हलचल और कौन कौन जो है इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज है, जिन्हें मनाने का काम किया जा रहा है ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके? देखिए, नाराजगी की बात सबसे ज्यादा बीजेपी में है। बीजेपी में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी नेत्री कही जाती है, कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं रघुवर दास जी की सरकार में, लुइस मरांडी, जो कि संथाल परगना में बीजेपी की एक बड़ी नेत्री थी जी। लुइस मरांडी ने जेएमएम का दामन थाम लिया। सत्यानंद झा बाटुल, वो भी नाला से विधायक बने थे और वो भी मंत्री रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। कुणाल सारंगी, जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। गणेश महली, जो कि चंपई सोरेन को परेशान कर सकते हैं उनके इलाके में, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। तो देखा जाए तो बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं के जाने का सिलसिला, और इसीलिए हिमंता जी ने कहा कि कल ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर प्रत्याशियों की कमी हो गई है तो 2-4 बीजेपी की तरफ से और भेज देते हैं। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर के परेशानी है कि लोग छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि हिमंता जी के इस बयान पर एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये उठता ही है कि आज अगर कार्यकर्ता या नेता जा रहे हैं तो ऐसी बात कही जा रही है, आखिर चंपई सोरेन को क्यों लिया गया, लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम से क्यों नेता बनाया गया, उनको प्रत्याशी भी बीजेपी ने बनाया, तो क्या नेताओं की कमी थी बीजेपी के पास कि नेताओं को दूसरे दलों से लाया गया? ये तमाम सवाल हैं जो अब हम नहीं, अब जनता पूछेगी और जनता के सवालों का जवाब देना ज़्यादा कठिन होगा। मीडिया में तो आप बातें बना लीजिए, बातें जो भी है कह लीजिए, लेकिन जनता के बीच जाने का समय आ गया। और जैसा कि आपने पहले भी कहा, मात्र 15 दिन बचा हुआ है पहले चरण के मतदान में। प्रत्याशियों को जवाब देना होगा, पार्टियों को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उनके अंदर इतनी नाराजगी है, आखिर क्या था जेएमएम में जो सभी लोग जेएमएम की तरफ जा रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जिनका जवाब अब जनता ढूंढेगी और बीजेपी के नेता और जेएमएम के नेता, कांग्रेस के नेता, सबों को जवाब देना होगा। बिल्कुल। और मधुकर, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, एक लंबे वक्त से झारखंड की राजनीति को आप भली भांति जान रहे हैं। 2024 के चुनावों के दौरान अब तक की जो लिस्ट पार्टियों की तरफ से जारी की गई है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इन लिस्ट को जारी किया गया है, आदिवासी फैक्टर के अलावा? देखिए, एक ही फैक्टर है, चाहे वो एनडीए का फैक्टर हो या फिर इंडी का फैक्टर हो, एक ही फैक्टर है, जीत, जीत और सिर्फ जीत। लगातार बीजेपी के बड़े नेता ये कहते रहे हैं कि हम
चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और एक एक सीट पर जीत किस तरह से हो, सारे समीकरण उसी लिहाज से फिट किए जा रहे हैं। चंपई सोरेन को बीजेपी में लिया गया, उसके पीछे का तर्क ये था कि कोल्हान में पार्टी कमजोर है, 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरह के हालात हैं कि एक एक सीट का मंथन किया गया है कि जीता कैसे जाए, यही हाल दूसरे गठबंधन का भी है। तो जीत जीत और जीत सिर्फ एक मंत्र है जिस पर कि सारा समीकरण तय किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने मधुकर हम तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। चुनावों पर नजर आप बनाए रखिए। तो वहीं झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कांग्रेस के खाते में आ सकती है 100 से 105 सीटें। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के खाते में 96 से लेकर 100 सीटों को दिया जा सकता है। एनसीपी को मिल सकती हैं 80 से 85 सीटें। तो अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और इसको लेकर जल्द ही ऐलान किया जाएगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। जल्द ही इसको लेकर ऐलान किया जाएगा। तो लंबी बैठकों का दौर भी देखने को मिला, सिर फुटअव्वल भी देखने को मिली। कई ऐसी सीटें जिस पर पेच फंसता हुआ नजर आया, लेकिन बड़ी जानकारी, सीटों को लेकर लगभग सहमति बन गई है। 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी भी मंथन जारी है। उसके अलावा तमाम सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मुहर लग चुकी है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से पेच फंसा हुआ था, स्थिति साफ होती हुई जल्द ही नजर आएगी, क्योंकि सीटों को लेकर सहमति घटक दलों में हो चुकी है। वहीं देखिए, महायुति में पहले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लिया गया था। महाविकास अघाड़ी तमाम समीकरणों को साधते हुए यहां पर सीटों के बंटवारों को लेकर बैठकें देखने को मिली। अब बड़ी जानकारी, आज इसका ऐलान हो सकता है किसे कितनी सीटें मिली। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो बड़ी खबर, यहाँ पर झारखंड की राजनीति के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी जोरों पर हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में लगातार बैठकों का दौर देखा गया और ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के नेताओं में सहमति बन चुकी है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, ये साफ तौर पर जल्द ही ऐलान इसका होगा। वहीं देखिए, बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस यहां पर बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है। तो एमवीए में सीट शेयरिंग पर बन गई है बात। आपको बता दें कि इससे संबंधित ग्राफिक्स के जरिए कुछ अपडेट आपको दे देते हैं। कल करीब 4 घंटे तक नेताओं की बैठक चली है। संजय राउत ने सीट फाइनल पर कही थी बात। एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। राउत की तरफ से बयान सामने आया, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं 100 से 105 सीटें, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस यहां पर नजर आ सकती है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को मिल सकती हैं 96 से 100 सीटें, इस तरह की जानकारी आ रही है। एनसीपी शरद पवार गुट को मिल सकती हैं 80 से 85 सीटें। तो अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो देखिए, सीटों को लेकर लगभग महाविकास अघाड़ी में सहमति बन चुकी है। संजय राउत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, क्योंकि लगातार एक लंबे वक्त तक बैठकों का दौर देखा गया। तो वहीं देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में शिंदे गुट ने उतारे अपने उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे गुट की पहली लिस्ट में 45 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। कोपरी पाचपाखाड़ी से सीएम एकनाथ शिंदे लड़ेंगे चुनाव। रामटेक से आशीष जायसवाल चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। चांदीवली से दिलीप भाऊ साहेब को टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से जारी किया जा चुका था। आपको बता दें, अपनी पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। अब यहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 45 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। तो शिंदे गुट ने उतारे हैं 45 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। पहली लिस्ट में कोपरी पाचपाखाड़ी से सीएम एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। रामटेक से आशीष
जायसवाल चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। चांदीवली से दिलीप भाऊ साहेब को टिकट दिया गया है। तो देखिए, पहली लिस्ट में शिंदे के 45 शिव सैनिकों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारियां। महाराष्ट्र चुनाव में शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। शिवसेना शिंदे गुट की पहली लिस्ट में 45 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। कोपरी पाचपाखाड़ी से सीएम एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं रामटेक से आशीष जायसवाल चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। चांदीवली का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पर दिलीप भाऊ साहेब को टिकट दिया गया है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बीजेपी पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है और 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दिया है। तो लगातार चुनावों को लेकर लिस्ट सामने आ रही है। अब देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 99 कैंडिडेट्स हैं। 13 महिलाएं इसमें शामिल हैं, 6 एससी सीटें और 4 एससी सीटें हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। विस्तार से तमाम जानकारियां महाराष्ट्र से जुड़ी हर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या लगता है आज ऐलान कर दिया जाएगा महाविकास अघाड़ी की तरफ से? शिंदे गुट की तरफ से भी 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, महायुति कहीं न कहीं इस रेस में आगे निकल गई है और ये महाविकास अघाड़ी के सभी पार्टियों को पता है। इसीलिए आज महाविकास अघाड़ी अपने सभी जो अंदर जो अटक रहे थे मामले, उन सभी को सुलझा करके दोपहर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान कर सकती है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि 110 के आसपास कांग्रेस पर सहमति बनी है, तो 90-95 सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी। साथ ही 60-65 सीटों के आसपास जो वो एनसीपी चुनाव लड़ेगी। तो इस तरीके का कुछ फार्मूला करीब तय हो गया है। आधिकारिक फार्मूला वो संयुक्त प्रेस में बताया जाएगा कि आखिर किसको कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन जिन सीटों पर अभिषेक, क्या आपने जिस बात का जिक्र किया, हम भी जानकारी दे रहे हैं, क्या इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी की तरफ से बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस निभाती हुई नजर आएगी? क्योंकि शिंदे हमें लग रहा था कि यूबीटी शिवसेना की तरफ से बड़े भाई की भूमिका निभाई जा सकती है। कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए थे उसमें बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। कांग्रेस ने करीब 14 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस यही बार्गेन कर रही है कि 14 सीटें अगर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण वो जीती तो उसे उस हिसाब से उसका रेशियो मिलना चाहिए। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग रही है और उस पर कहीं न कहीं सहमति बनती नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पर शिवसेना यूबीटी को रखा गया है और तीसरे नंबर पर शरद पवार ग्रुप की पार्टी को रखा गया है। 12:30-1 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें इस पर ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ महायुति में 99 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी थी, जिसके बाद शिंदे ग्रुप पर दबाव था कि जल्दी से जल्दी लिस्ट जारी करे। शिंदे की शिवसेना ने कल देर रात 45-46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके उन्होंने ये बता दिया कि उनकी तरफ से भी तैयारी हो चुकी है। वहीं अजीत पवार ग्रुप ने भी करीब 20-22 लोगों को एबी फॉर्म बांट दिए हैं, बिना लिस्ट जारी किए उनको आधिकारिक फॉर्म दे दिए हैं कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रहेंगे। तो महायुति कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है और चूँकि कल 24 तारीख है, 24 को अच्छा मुहूर्त माना गया है, इसीलिए एकनाथ शिंदे कोपरी मतदार संघ से विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरेंगे, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस नागपुर से अपना पर्चा भरेंगे। वहीं अजीत पवार 24 तारीख को ही ऐसी खबर है कि वो बारामती से पर्चा भरेंगे, तो आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा से पर्चा भरेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी मैं बता दूं कि एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी ने भी अपने 45 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम अमित ठाकरे का है। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं जो माहिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आदित्य ठाकरे जहां वर्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे, वहीं अमित ठाकरे उसके बगल की विधानसभा माहिम से मैदान में उतरेंगे। पहली बार दोनों ठाकरे परिवारों के जो सुपुत्र हैं वो विधानसभा क्षेत्र में बतौर उम्मीदवार उतर रहे हैं। तो ऐसे में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है
और संदीप देशपांडे को आदित्य ठाकरे के सामने उम्मीदवार खड़ा करके कहीं कहीं एमएनएस ने आदित्य ठाकरे के मराठी वोट में भी सेंधमारी करने की कोशिश की है। हालांकि अब तक शिवसेना या बीजेपी जो भी वहां पर फाइनल होगा उसका कैंडिडेट का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित आदित्य के सामने एमएनएस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अभिषेक, विदर्भ की जिस सीट पर यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आया था विदर्भ की सीटों को लेकर, उसमें क्या कांग्रेस ने बाजी मार ली है, शिवसेना भी बार्गेन करने में सफल रही है? इसको लेकर क्या चर्चा सामने आ रही है? देखिए, विदर्भ की जिन सीटों को लेकर पेच फंसा था उसमें करीब करीब आधे सीटों पर सहमति बन गई है। 10 से 12 सीटें जो पूरे विदर्भ क्षेत्र को लेकर थी उसमें करीब 5-6 सीटें एक लोगों के हिस्से में आई हैं। मेन मुद्दा कामठी विधानसभा क्षेत्र का था, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले चुनाव मैदान में है। वहीं रामटेक की सीट पर भी मामला फंसा हुआ था और इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के आज आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि इन दोनों पर शिवसेना का कब्जा बरकरार है या फिर कांग्रेस ने बाजी मारी है। क्योंकि शिवसेना का दावा था कि उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें छोड़ी थी, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए जो जहां पर शिवसेना की उम्मीदवारी मजबूत है वहां पर छोड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस विदर्भ की सीटें छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि विदर्भ में कांग्रेस आज की परिस्थिति में अपने आप को मजबूत करने में लगी है और विदर्भ चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस वहां मजबूत होने में लगी है। तो शिवसेना यूबीटी को सीट नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ था। मुंबई की भी कई सीटें थी जिनको लेकर पेच फंसा हुआ था, उस पर भी करीब करीब सहमति बन गई है। 1-2 सीटों की बात है, वो आज अब से कुछ देर में वाईबी चौहान सेंटर, यशवंतराव चौहान सेंटर में संयुक्त जो है पहले मीटिंग होगी तीनों दलों की और उसके बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें अभिषेक क्या लगता है सीटों को लेकर आज ऐलान किया जाएगा कि किस दल को कितनी सीटें दी गई है या प्रत्याशियों का भी ऐलान किया जाएगा? इसको लेकर कोई चर्चा है क्या? दूसरी तरफ देखिए, पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। कल आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर्स लगाए गए थे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ। इसको लेकर यहाँ पर विपक्ष की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई थी? देखिए, विपक्ष इस मुद्दे को जानबूझ के बीजेपी की साजिश बता रहा है कि कहीं न कहीं वोटों को पोलराइज करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है। जहां तक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, तो जहां संयुक्त प्रेस वार्ता में आज किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर आधिकारिक ऐलान होगा, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी के अंतर्गत मामला है और पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। सिर्फ जैसे ही आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा, वैसे ही कुछ देर में यानी आज शाम तक लिस्ट सबकी बाहर आ जाएगी और ये पता चल जाएगी कि किसके पास कौन सी सीट है, कौन से पार्टी से कौन उम्मीदवार है, ये सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी पे एक दबाव जरूर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 5 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं। छोटी पार्टियां लगातार ये दबाव बनाए हुए कि उनको भी उसमें मौका दिया जाए, तो निश्चित एक दबाव है जिसको आज ये साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। हालांकि महायुति में भी जो छोटी पार्टियां हैं उनमें एक फार्मूला ऐसा तय किया गया है कि 3 प्रमुख जो दल हैं, चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या बीजेपी हो, सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों में होगा और उनके साथ मान लो छोटी पार्टी कुछ बीजेपी के साथ आई है तो बीजेपी अपने कोटे से देगी, कुछ एकनाथ शिंदे के साथ आई है, एकनाथ शिंदे अपने कोटे से देंगे और अजीत पवार के साथ जो आए हैं अजीत पवार अपने कोटे से देंगे। इस तरीके का फॉर्मूला तय किया गया है। क्या यही फार्मूला यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में भी बनेगा या छोटे दलों के लिए कुछ अलग से अलायंस पार्टनर्स सीटें छोड़ेंगे, ये अभी कुछ देर में बिल्कुल। देखिए अभिषेक, थोड़ी देर में स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।